नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है न्यूज 18 प्राइम का। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। संभल में हुए पथराव और फायरिंग के बाद से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल की घटना पर सरकार को दोषी बताया। वहीं अखिलेश का कहना है कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत ये बवाल किया ताकि कोई उपचुनाव में धांधली पर बात ना कर सके। वहीं बीजेपी ने करारा प्रहार कर कहा कि दंगा करने वालों पर सख्त एक्शन होगा और कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। संभल में बवाल के बाद यूपी का सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। संभल में तो फिर भी शांति बहाल है, लेकिन दिल्ली तक सियासी बयानबाजी से पारा हाई है। संभल बवाल पर राहुल गांधी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सभी पक्षों को बिना सुने कार्रवाई की, असंवेदनशील तरीके से कार्रवाई की गई। असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा की जा रही। ऐसा करना देश के हित में नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी संभल में हुई हिंसा पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रदेश की जनता शांति बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले। संभल में हुए बवाल के बाद से पुलिस एक्शन में है। अब तक 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हुई। एसपी विधायक के बेटे सोहेल इकबाल पर एफआईआर दर्ज हुई। एसपी सांसद और विधायक पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये दो नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान ने शासन के इशारे पर मर्डर का आरोप लगाया। उन्होंने दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की। इस घटना को प्री प्लान अंजाम दिया गया है और खास तौर से जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी शासन के इशारे पे इसको काम किया है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके। संभल बवाल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं। एसपी सांसद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने बवाल से हुई मौतों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पर और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने संभल हिंसा के लिए यूपी सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा, संभल में फायरिंग नहीं मर्डर हुआ। हिंसा की निष्पक्ष जांच कैसे होगी? संभल के लोगों पर जुल्म हुआ है। फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। संभल में सर्वे के दौरान हुए पथराव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जामा मस्जिद के पास तैनात है। मस्जिद में प्रवेश रोक दिया गया है। पुलिस एक तरफ जहां आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के नए सीएम का नाम तय कर लिया गया है।
और वो नाम है देवेंद्र फडणवीस। सीएम के नाम का अभी आधिकारिक ऐलान हालांकि नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है और कभी भी सीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि शिंदे कैंप भी सीएम के पद का दावा कर रहा है। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग भी की जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद जो सवाल लोग पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उसका जवाब मिल गया। महाराष्ट्र के सीएम के नाम को तय कर लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बन सकते हैं। हालांकि अब तक फडणवीस के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, जिसके बाद एक तरफ शिंदे कैंप एकनाथ शिंदे को सीएम बनाए जाने का दावा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के खेमे से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने की मांग उठ रही है। बीजेपी आलाकमान ने फडणवीस के नाम को हरी झंडी दे दी है। फडणवीस के समर्थकों से लेकर उनकी मां तक को भरोसा है कि उनका ही बेटा सीएम बनेगा। हमारे लिए हिंदुत्व सोच का मुख्यमंत्री आना जरूरी है। अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछेगा तो हर एक के जबान पे एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस। छठवें बार इतना अच्छा वो फिर से इतना उन्होंने यश मिला है, तो उसमें वो सब गुण हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लायक मेरी आंखों से, लोगों की आंखों से नहीं देख रहे, मैं मेरी आंखों से। माँ तो अपनी आंखों से देखती है। शिंदे कैंप भी पूरा जोर लगा रहा है। एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र के सीएम बन जाएं, प्रयास यही है। शिंदे कैंप का कहना है कि लाडली बहन योजना एकनाथ शिंदे ने शुरू की और उसका फायदा महायुति को मिला। दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव और दूसरे निकाय चुनाव होने हैं और एकनाथ शिंदे के सीएम बने रहने पर उसमें महायुति को फायदा मिलेगा। हालांकि शिवसेना के विधायक दल की बैठक के बाद एकनाथ शिंदे से जब मुख्यमंत्री का सवाल किया गया तो उन्होंने टाल दिया। सभी विधायकों ने एक मत से विधायक दल का नेता मुझे चुना, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो विश्वास उन्होंने जताया इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। शिंदे भले ही खामोश हों, लेकिन उनके कैंप के नेता मुखर होकर ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये हमारा तो विचार है, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फिर जो नेता तय करेंगे, हमारे तीनों नेता जो मान्य करेगा, महाराष्ट्र का विकास करेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या बल देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। सीएम के नाम का ऐलान होने तक अटकलों का दौर जारी रहेगा। गठबंधन में ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाए। तो शिंदे कैंप का कहना है कि उनकी योजनाओं की वजह से ही महायुति को जीत मिली है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए। अब देखना है कि महाराष्ट्र की कुर्सी पर कौन बैठता है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। संसद के शीतकालीन सत्र की आज हंगामेदार शुरुआत हुई। वक्फ सहित कई मुद्दों पर विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। विपक्षी दलों के नेताओं ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। इसके पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खड़े नहीं उतरते। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है, लेकिन सत्र का पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर बवाल काटा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी बीच पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन्हें नकार दिया है वो सदन में कार्यवाही को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के
हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वो लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। वक्फ बिल समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। विपक्षी दलों के नेताओं ने वक्फ के मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी पर उनकी बात नहीं सुनने के भी आरोप लगाए। ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है और इसीलिए वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये वक्फ को खत्म करने के लिए और वक्फ बोर्ड को सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बना के रखना चाह रहे हैं। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की दी भी नहीं है, इसको मुसलमानों की गाड़े खून की कमाई है, तो आप उसको छीनना चाह रहे हैं और उतना ही मकसद है सरकार का। जब तक स्टेक होल्डर से सही तरीके से उनके व्यूज ना लिए जाएं, उनके जो सजेशंस ना लिए जाएं, तो बेमानी होगी। तो बढ़ेगा समय बढ़ना चाहिए, वरना तो ये बेमानी है। मोदी जी की बुलडोजिंग है हर तरफ। ये इतना जल्दी रिपोर्ट नहीं देने सकता है, तो ये रिपोर्ट फॉल्टी हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो स्पीकर साहब के सुनने के बाद बोला कि आप लोग को जो भावना है वो भावना को हम लोग रिस्पेक्ट किया है, हाँ, तो टाइम उन्होंने बढ़ा देंगे। सरकार ने जेपीसी को रिफर किया है बिल, और अगर जेपीसी को रिफर किया है तो जेपीसी की रिपोर्ट के बगैर सरकार कोई बिल कैसे ला सकती है? हमारा तो सिंपल सा सवाल यही है। 100 पन्नों पर मिनिस्ट्री ने जवाब नहीं दिया है, और मैं अभी बीजेपी को और एक्सपोज करूंगा देश की जनता के सामने। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल पास करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष इसे किसी भी हालत में रोकने पर आमादा है। वक्फ बिल पर विपक्ष में हलचल है और इसकी एक वजह महाराष्ट्र में जीत के बाद पीएम मोदी का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान में वक्फ कानून का कोई जिक्र नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लोकसभा से राज्यसभा तक संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता कई मुद्दों पर हंगामा करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा जारी है। उनकी हिंदू एकता यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा। नेता से लेकर बॉलीवुड के स्टार तक यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा के दौरान संभल हिंसा का जिक्र करते हुए हिंदुओं को एक चेतावनी भी दी गई। क्या है वो चेतावनी, आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे, तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। जात पात की करो विदाई, संभल में हुई हिंसा को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की होड़ में है। ऐसे में हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने संभल हिंसा को लेकर हिंदुओं को एक बड़ी चेतावनी दी है और एक बार फिर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। हमारी एकता पर फोकस है, यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं,
50 हो जाएंगे, तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। छा में जब तक इस देश में गंगा रहेगी, जब तक इस देश में सूर्य चंद्रमा रहेगा, तब तक हिंदुओं को एक करने की चर्चा, सनातन को प्रखर प्रबल करने की चर्चा, एक ना एक कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई हिंदुत्व का विचारधारा का व्यक्ति जिसके अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही भाव होंगे वो करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का आज 5वां दिन है और ये यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा को पार करके यूपी में प्रवेश कर गई है। गुरुवार 21 नवंबर को मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू हुई इस यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। हालात ये हैं कि यात्रा के इंतजार में लोग झंडों के साथ सड़क के किनारे घंटों जयकारा लगा रहे हैं। और जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा दिख रही है, पूरे जोश के साथ लोग यात्रा में जुट जा रहे हैं। इस दौरान भीड़ में शामिल लोगों से धीरेन्द्र शास्त्री खुद मिल रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। महोबा के अलीपुरा पहुंचने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जब भीड़ ने बाबा को घेर लिया और बाबा ने भी लोगों के मन की बात कहकर उनका दिल जीत लिया। हरिपुरा, क्या नाम? हरिपुरा। अलीपुरा तो उनका नाम है ऊ वालों का, आज से इसका नाम हो गया यात्रा के दौरान बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अलीपुरा का नाम बदलकर हरिपुरा करने का ऐलान कर दिया। दरअसल हिंदू एकता यात्रा का कुल रूट 160 किलोमीटर का है जो 9 दिन में पूरा होगा। आज 5वां दिन है और आज से ठीक चौथे दिन 29 नवंबर शुक्रवार को निवाड़ी के ओरछा धाम में यात्रा का समापन हो जाएगा। 160 किलोमीटर की इस हिंदू एकता यात्रा के दौरान कुल 9 पड़ाव भी हैं, जिसमें आखिरी और नवा पड़ाव तिगैला से 13.5 किलोमीटर दूर ओरछा मंदिर है। ये हिंदू यात्रा का प्रथम चरण है और इसके बाद और भी चरणों में यात्रा की बात खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने की और बताया कि यात्रा का मकसद जरूर पूरा होगा। आपने यात्रा निकाली, अभी फर्क पड़ रहा है? दूरगामी प्रभावशाली कार्य है, पढ़ेगा, अभी भी पढ़ रहा है और व्यापक पढ़ेगा। हिंदू जगेगा, भेदभाव मिटेगा, समय लगेगा, प्रयत्न करेंगे बार बार। एक ही बार में लोहा गर्म करके कोई भी धारदार हथियार नहीं बनता है, बार बार गर्म करके हथौड़ा मारना पड़ता है तब हथियार बनता है। हिंदू एकता यात्रा के लिए पूरे रूट पर लोगों ने खुद ही इंतजाम कर रखे हैं। जगह जगह पर विश्राम के लिए पंडाल बनाए जा रहे हैं। रात्रि विश्राम वाले पड़ाव में रहने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं और यात्रा में शामिल लोगों के भोजन के लिए भी बड़े बड़े भंडारे लगाए जा रहे हैं, जहां लगातार भोजन बनाए जा रहे हैं ताकि यात्रा में शामिल लोगों को कोई तकलीफ ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री इस दौरान लोगों से अपनी यात्रा का मकसद भी बता रहे हैं और जात पात छोड़कर सभी हिंदुओं से एक होने की अपील कर रहे हैं। वर्तमान में जातिवाद का जहर इतना गहरा हो गया, जातियों के नाम पर गाली दी जाती है, भेदभाव, छुआछूत, दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता। ये घटनाएं राम के देश को, हमारे हृदय को छलनी कर देती। ओह, एक मिनट इन्हें आने दो पहले। इस देश को छलनी कर देता है, मन हमारा एकदम खिन्न भिन्न हो जाता है, मन आप्रसन्न है। इसीलिए हमने विचार किया कि हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे देश एक हो, ये रूढ़िवादी परंपराएं मिट जाएं, देश एक नई क्रांति करे, यही हमारा विचार है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस हिंदू एकता यात्रा के समर्थन का आलम यह है कि हर उम्र के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आस्था का ऐसा सैलाब है जिसमें क्या पुरुष, क्या महिला और क्या बच्चे सब एक साथ भाग ले रहे हैं। और तो और लोगों को नंगे पैर चलने में भी परहेज नहीं है। यात्रा पहुंचने से पहले ही लोगों के स्वागत के लिए कारपेट बिछाए जा रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा के दौरान लोगों को हिंदू एकता का संदेश देते जा रहे हैं। जितना शरीर के लिए श्वास जरूरी है, जितना मुक्का बनाने के लिए 5 उंगलियों का होना जरूरी है, उतना ही हिंदुओं का एक होना जरूरी है।
धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा को न सिर्फ आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, बल्कि अलग अलग विचारों वाले दलों के नेता भी इस एकता यात्रा के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। कोई यात्रा के समर्थन की बात कर रहा है तो कोई खुद इस यात्रा का यात्री बन रहा है।